सब कुछ होने के बाद एक कमरे में भावना, बच्चे और नंदा चले गए और दूसरे कमरे में मयंक, माँ और पिताजी। कुछ घंटों की बात थी। फिर शाम की तैयारियां शुरू होनी थी। डिनर में दूसरी साड़ी और गहने मुझे दिखाए गए। सुबह वाले गहने उतारकर मैंने अपनी सास को संभालने के लिए दे दिए। खाने का टाइम हो गया था। सबके कमरों में ही लोकेश जी ने अपनी पसंद का खाना भिजवा दिया और खाना खाकर वो मुझे बोले, आध्या तुम मिलो सबसे, माँ, पिताजी और नंदा दीदी से बातें करो। मैं भी मम्मी पापा को देख कर आता हूँ। मैं तो खुद यही चाह रही थी कि सबको देखाऊं, उनको अजीब लग रहा होगा। कमरे साथ साथ ही तो थे, पर हिचक हो रही थी मुझे पूछने के लिए। पर लोकेश जी हर कदम मेरे लिए आसान करते जा रहे थे, जो मेरे लिए एक बहुत सुंदर सपने की तरह था। मैं पिताजी के कमरे में गई तो पिताजी बोले, अभी याद ही कर रहा था कि शाम के लिए कुछ तोहफे लाने हैं, कैसे जाना होगा। पिताजी के पास केशव भैया वाला पैकेट था। कुछ पैसे मैं भी घर से ले आई थी। पिताजी, मैं सोच रही थी कि लोकेश जी के दोनों भाई के परिवारों के लिए चांदी के कुछ बर्तन ले लेते हैं और मम्मी पापा के लिए भी कुछ चांदी का ले लेते हैं। पिताजी को पसंद आया था मेरा आइडिया। माँ ने भी कहा ये ठीक रहेगा। शाम के लिए मिठाइयाँ भी लेनी थी जो हमने कह रखा था। लोकेश जी को फ़ोन करके मैंने पूछा, थोड़ी देर के लिए पिताजी के साथ मुझे बाहर जाना है, मैं चली जाऊं? वो जानते थे कि मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब के लिए नया शहर है, इसलिए मुझे जाने तो दिया, पर कहा कि टाइम से आ जाना। ये भी अच्छा था कि होटल से हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना था। उस समय एक चांदी के सामान की बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, जहाँ बर्तन गहने सब मिल जाता था। समय हमारे पास वैसे भी कम था, तो जल्दी से 6 गिलास, कटोरी, चम्मच और ट्रे के 2 सेट लिए और एक डिनर सेट अपने ससुराल के लिए, चांदी के सिक्के उनके बच्चों के लिए। जो सेट मैंने लोकेश जी के भाइयों के लिए थे, वैसा ही एक सेट मैंने भावना के लिए भी ले लिया और माँ के लिए चांदी का चाबियों के लिए गुच्छा। दीपाली दीदी और मोहिनी के लिए मैंने गणेश जी की मूर्ति ले ली। सब जल्दी जल्दी गिफ्ट पैक करा लिए। मिठाई की दुकान पर फ़ोन करके पूछ लिया था कि हमारे बॉक्स तैयार हैं। हम वहां से मिठाई लेकर होटल पहुंच गए। होटल का एक छोटा हॉल तैयार किया जा रहा था हमारे डिनर की पार्टी के लिए। वापस आकर सबने चाय पी और एक दूसरे को हम तैयार होने के लिए कहने लगे। मैंने सारा सामान उन्हें बता दिया कि सब कुछ इसमें है और जो उतारना सब रखते जाना इसी बैग में। पिताजी ने कहा कि सब हो जाएगा आध्या बेटा, तुम अब उधर भी जाकर देखो, अपने सास ससुर से मिलो और वहीं रहो, तुम यहाँ चिंता मत करो। मयंक है ना? मैंने लोकेश जी से पूछा कि वो कहाँ हैं, तो बोले मम्मी पापा के पास, तो मैं भी वहाँ चली गई। सब बातें कर रहे थे और मम्मी जी मुझे दिखा रही थी कि शाम को क्या पहनने वाली है। अरे आध्या ने तो देखी हुई है, उसके यहाँ की तो ही साड़ी है। पापा ने हंसते हुए कहा, पता है आध्या, तुम्हारे यहाँ से जो भी साड़ियाँ हमारे यहाँ आती हैं, सबसे पहले मैं एक साड़ी पसंद करके ले लेती हूँ। मम्मी जी ने कहा तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तुम बहुत सुंदर काम करवाती हो, बस ऐसे ही खूबसूरती से घर को और हर रिश्ते को संभाल लेना बेटा। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। पर मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप नाराज़ न हो तो। पूछो, ज़रूर पूछो बेटा, उन्होंने कहा तो मैंने पूछा। क्या मैं आपको मम्मी जी की बजाय माँ कह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम माँ कहा करो। हमारी बातें सुनकर पापा और लोकेश जी मुस्कुरा रहे थे और फिर बोले, चलो लेडीज़, अब तैयार होना शुरू करो, 6 बज गए हैं। माँ, मैं पहले आपकी हेल्प कर दूँ तैयार होने में? नहीं बेटा, वो तुम कल से करना, आज तुम्हारा दिन है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। हम सब तैयार हो चुके थे। 7:30 बजे हम सब नीचे थे। मयंक ने होटल स्टाफ की हेल्प से सारे गिफ्ट्स नीचे रखवा दिए, बस भावना का ही ऊपर रख दिया गया था। मैंने ससुराल से आई मेहरून रंग की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर गोल्ड का रानी हार और एक हाथ में 12 सोने की चूड़ियाँ और एक हाथ में बड़ा भारी सा कंगन, जो रजवाड़े खानदान का लग रहा था मुझे तो।
इतने सारे गहने पहनकर सोच रही थी कि हमारे गांव में इतने सोने से कितनी लड़कियों की शादी हो जाती। भगवान किसी को इतना ज़्यादा और किसी को इतना कम क्यों देता है। ये सही वक्त तो नहीं था ये सब बातें सोचने का। मुझे तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि मुझे इतना अच्छा पति और ससुराल मिला। कैसी लगी तैयारियां? लोकेश जी ने पूछा तो मैं ख्यालों से बाहर आई। बहुत सुंदर है सब। मैंने वो शादियों वाला स्टेज और कुर्सियां नहीं रखवाई हैं। मुझे अजीब लगता है वो सब। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सब के साथ बैठेंगे तभी अच्छा लगेगा। हाँ यही सोचा था मैंने भी। दोनों परिवार मिलकर बैठे थे। धीरे धीरे सब आ गए और हम सबसे मिल रहे थे आराम से। शादी ऐसे भी हो सकती है, ये कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। लोकेश जी के दोनों भाई भाभी से मिले तो सबके पैर छुए तो उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए जो मैंने लोकेश जी को पकड़ा दिए और वो माँ को दे आए। लोकेश जी ने अपने 2 बचपन के दोस्तों को भी बुलाया हुआ था। सब लोग काफ़ी अच्छे लगे मुझे। सब बच्चों को नंदा बहुत अच्छे से देख रही थी। मयंक और पिताजी हमारी तरफ से आए हुए सब लोगों से मिल रहे थे। जब अपने ससुराल वालों से मिल लिया तो मैं और लोकेश केशव भैया और सबसे मिलने लगे। विपिन जी और चाची जी थोड़ा सरप्राइज दिख रहे थे। नंदा उनकी तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। विपिन जी से लोकेश जी का परिचय कराया और चाची जी भी पास में खड़ी थी तो मैंने जानबूझकर बताया कि लोकेश जी डॉक्टर हैं और विपिन जी बिजनेस सेटल कर रहे हैं। पहले ये लंदन में रहते थे। चाची जी ने मुस्कुराकर लोकेश जी को आशीर्वाद दिया और विपिन जी ने हम दोनों से हाथ मिलाते हुए बधाई दी। सबके साथ मिलकर खाना खाया और खिलाया। फोटोग्राफर हम दोनों की फ़ोटो खींचना चाहता था तो लोकेश जी ने खाने के बाद कहा। सब धीरे धीरे जा रहे थे और पिताजी ने दीपाली दीदी, केशव भैया और चाची जी को उनके गिफ्ट और मिठाइयों के बॉक्स दिए। उसके बाद लोकेश जी के दोस्त और भाई भी अपने अपने परिवारों के साथ जा रहे थे। उन्हें भी गिफ्ट्स और मिठाइयाँ देकर विदा किया। लोकेश जी कह रहे थे, मना किया था ना कुछ नहीं लाना, फिर ये सब क्यों? क्योंकि सब हमारी खुशी में शामिल हुए हैं तो मुँह मीठा कराना बनता है। फिर बिल्कुल कुछ भी ना करना पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, मैंने इस ढंग से नहीं सोचा था। फिर बिल्कुल ठीक किया, हम सबको तो यहीं होटल में रुकना था। पर माँ और पापा घर जाना चाहते थे तो लोकेश जी ने उन्हें और सब गिफ्ट्स को उनके साथ भेज दिए। जब माँ और पापा को उनका तोहफा दिया तो खुश हो गए। बाकी मिठाई के डिब्बे भी बांटने के लिए दे दिए थे। 2 कारों में सब चला गया। अब हम सब थे। एक कमरा खाली था तो वहाँ मयंक सो गया और नंदा तो भावना के पास ही सो गई। मैं और लोकेश अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि कल दोपहर को मैंने अपने स्टाफ को लंच के लिए कहा है तो कैसे करना चाहिए। वो बोले कि तुम मयंक के साथ सुबह जल्दी घर चली जाना, साथ नंदा दीदी को लेती जाना। मैं बाकी सबको यहाँ नाश्ता करवा ले आऊँगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पर घर पर माँ और पापा हमारा इंतज़ार करेंगे। उसकी टेंशन मत लो, पापा ने ही कहा जब सब गांव चले जाएं तभी आद्या अपने घर आ जाएगी। इसलिए तुम बिंदास अपने सब काम करो। मैं तुम्हारे स्टाफ से मिलकर वापस घर आ जाऊंगा। तुम अपना टाइम फैमिली के साथ फ्री होकर बिताओ। मैं वहाँ रहूँगा तो सब फॉर्मल रहेंगे। वो मुझे ठीक नहीं लगेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। कितने समझदार हैं मेरे पति। हर लड़की अपने पति में शायद सबसे पहले पिता को ढूंढती है, उसके बाद दोस्त, प्रेमी और पति। ये सब मैं जब पढ़ा करती थी तो हंसी आती थी क्योंकि तब मेरा अनुभव कुछ ऐसा था। पर लोकेश जी जब पहली बार मुझसे मिलने आए तो वो वर्कशॉप में सब देखते हुए कारीगरों से बातें करते हुए आए थे। तभी मुझे वो पिताजी की तरह शांत लगे थे। किसी काम की कोई जल्दी नहीं। अब यकीन हो चला है कि जो लिखा जाता है वो कभी तो किसी के साथ घटा होगा, तभी तो अनुभव और कहानियाँ लिखी जाती होंगी। वो रात बहुत ही प्यारी थी। हम दोस्त बन गए थे। बहुत देर तक हम बातें करते रहे। मेरा हाथ उनके हाथ में था और न जाने कब मैं उनकी बातें सुनते सुनते ही सो गई। पूरी रात मैंने उनका हाथ पकड़े रखा था। सुबह हड़बड़ा कर उठी, नींद चिंता के कारण खुल गई थी।
सुबह के 5 बजे थे। लोकेश जी सो रहे थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और मयंक को उठाने चली गई। 1-2 बार बेल बजाने पर वो उठ गया। मैंने उसे हाथ मुंह धोने को कह नंदा को उठाने चली गई। घंटी बजाते ही नंदा बाहर आ गई। मैंने उसे कहा कि हम दोनों घर जाएंगे मयंक के साथ, तैयार होकर मेरे पास आ जाओ। मैंने गले का हार और कान के निकालकर अपने हैंडबैग में रख लिए। धीरे से लोकेश जी को उठाकर मैंने अपने जाने का बताया। वो बोले कि हम लोग भी जल्दी आ जाएंगे, नाश्ता बनाने मत बैठना, हम यहीं से लेकर आएंगे। मैं होटल से लेकर घर तक के पूरे रास्ते मन ही मन में लिस्ट तैयार कर रही थी कि क्या क्या काम करने हैं, वो भी 3-4 घंटों में। तकरीबन 30 लोगों का स्टाफ और 8-10 हम घर के लोग तो हम ही हैं। मैं खुद पर गुस्सा हो रही थी कि किसी कैटर्स को ही खाने का ऑर्डर दे देती, पर अब क्या किया जा सकता है। अब तो इतने कम टाइम में कैसे होगा। खैर जो हो पाएगा देखते हैं। नंदा और मयंक बार बार कह रहे थे कि परेशान न हो, सब हो जाएगा। बस यही सोचते सोचते घर पहुंच गए। वर्कशॉप की चाबी एक मेरे पास एक नंदा के पास रहती है, तो नंदा ने जल्दी से ताला खोला। मैं उसके पीछे पीछे वर्कशॉप में घुसी और लाइट ऑन की तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। वर्कशॉप में कढ़ाई करने के लिए अड्डों को एक साइड कर रखा था और पूरा हॉल सजाया हुआ था गुब्बारों और रंग बिरंगे कागजों से। नीचे गलीचा बिछा हुआ था। ऑफिस के टेबल पर डिस्पोजल क्रॉकरी रखी हुई थी और साथ में पानी के बिसलेरी ग्लास। मैं देखकर बहुत खुश हो गई थी। नंदा और मयंक की ये मिली भगत थी। दीदी कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत बढ़िया, पर तुम लोगों ने कब किया ये? हमने कुछ नहीं किया, आपने लंच का कह तो दिया था, पर हम सोच रहे थे कि आप सब मैनेज कैसे करोगी, तो मनीष को फ़ोन करके मैंने कल सुबह ही बुलाया था। उसको चाबी देकर कहा था कि सब इंतज़ाम कर देना। उसने टेंट वाले से गलीचा और कुर्सियां मंगवा ली और खाना मैंने परसों रात को ही बोल दिया था 50 लोगों के लिए। 1 दाल 2 सब्जी, रायता, चावल और पूरियां। एडवांस भी तो देना पड़ा होगा ना? हाँ, मैंने पिताजी से लेकर दे दिया। पूरे रास्ते में परेशान हो रही थी और तुम लोगों ने कुछ नहीं बताया। दोनों बोले फिर आपको इतना खुश कैसे देखते? पर दीदी, आपकी वाली चाबी मैंने अपने पर्स से निकाल कर नंदा को दे दी थी। उसके लिए सॉरी, पर क्या करते। कोई बात नहीं भाई, तुम दोनों ने तो सब तैयारी कर ली। हम सब ने ऊपर जाकर चाय पी सुकून से। फिर नहा धोकर नंदा और मैं सब समेटने लगे और सफाई भी कर ली। मयंक नहा धोकर नाश्ता करने चला गया। 11:30 बजे तक लोकेश जी सबको लेकर आ गए थे। लोकेश जी तो तैयार होकर ही आए थे, बाकी सब नहाकर तैयार होने लगे। मयंक और लोकेश जी बाहर निकल गए। 12:30 बजे 1 बजे तक पूरा स्टाफ आ गया और खाने की मेज भी लग गई थी। मयंक, नंदा, मनीष और वर्षा सबको खाना परोस रहे थे। मैं और लोकेश जी सब कुछ देख रहे थे। बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ संभाल लिया सबने मिलकर। बहुत अच्छा लगा जब लोकेश जी सबके साथ बात कर रहे थे और वो लोग भी लोकेश जी के सरल स्वभाव से बहुत खुश थे। सब जब जाने लगे तो पिताजी ने सबको मिठाई के डिब्बे दिए, पर अभी सरप्राइज बाकी था। हर मिठाई के डिब्बों पर एक एक शगुन का लिफाफा लोकेश जी रखते जा रहे थे। सब कुछ ससुर और दामाद ने खुद ही डिजाइन कर लिया था। सबके जाने के बाद हम सब ने भी खाना खाया और लोकेश जी ये कहकर चले गए कि वो कल शाम को आएंगे, क्योंकि परसों सब ने जाना था। लोकेश जी के जाने के बाद मैंने पिताजी से पूछा, आपने शगुन के लिफाफे दिए या लोकेश जी ने? पिताजी बोले, लोकेश ने दिए हैं। मैं तो कह रहा था कि हम अपनी तरफ से देंगे, पर वो माने नहीं, तो क्या करते। मैंने उन्हें ही देने दिए। मैंने भी सोचा कि मैंने कैश देने का नहीं सोचा था, पर अच्छा किया कि दे दिया। पूरा स्टाफ कल तो आएगा ही, सो कुछ काम भी समेटने थे। जो ऑर्डर हाथ में थे वो अब जल्दी ही पूरे करने थे।
सिर्फ कल का ही दिन रह गया है, फिर सब चले जाएंगे। वक्त कितनी जल्दी बीत गया और कितना कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में। माँ पिताजी के पास बैठकर बातें करने बैठ गए तो टाइम का पता नहीं चला। जितना खाना हमने खाना था, खाकर बाकी का खाना मैंने नंदा और मयंक को बोलकर ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए भेज दिया। रात को हमने सिर्फ खिचड़ी बना ली और टाइम से खाकर सो गए। बहुत थकान हो गई थी, पूरा हफ्ता ही भाग दौड़ में रहे। नींद भी खूब अच्छी आई। नई सुबह, नया सूरज और मेरी नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत। खुशी खुशी सबने जल्दी से मिलकर काम निपटाए। नंदा रास्ते के लिए मठरी, नमक पारे और कचौरियाँ माँ के साथ बनवा रही थी। मैंने नीचे सब काम समझाया और फिर मयंक के साथ बाजार चली गई। भावना मेरे पास पहली बार आई थी तो मयंक से पूछकर भावना के पति और ससुर के लिए कपड़े ले लिए। रेडीमेड तो नहीं ले सकते थे क्योंकि साइज ठीक से पता नहीं था, इसलिए बिना सिले ही ले लिए। सास के लिए साड़ी और एक साड़ी भावना के लिए भी ले ली। मयंक के लिए घड़ी ली और पिताजी के लिए एक मोबाइल फ़ोन। मयंक को सिम वहीं से लेने को कह दिया और माँ के लिए एक पर्स भी खरीदा और दोनों बच्चों के लिए खिलौने। मिठाई तो रास्ते में ख़राब हो जाएगी, ये सोचकर भावना और मयंक के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट ही खरीद लिए। मन तो कर रहा था कि सब कुछ खरीद लूँ माँ पिताजी के लिए, फिर भी मन को तो रोकना पड़ता है क्योंकि सब कुछ का कहीं अंत नहीं है। लोकेश जी का साथ मुझे ये भरोसा दिला रहा था कि लोकेश जी दोनों परिवारों का ध्यान रखेंगे और कभी भी मुझे मयंक या माँ पिताजी के लिए कुछ करने से रोकेंगे नहीं। सब सामान लेकर घर आए तो भावना पैकिंग कर रही थी, अपनी भी और माँ पिताजी की भी। शाम को लोकेश जी और पापा भी आ गए। माँ ने कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे सबके लिए, वही देने आए थे और अपनी तरफ से विदा करने भी। बहुत रोका पर वो लोग खाने तक नहीं रुके और मुझे शाम को तैयार रहना कहकर चले गए। भावना और माँ की साड़ियाँ भी तैयार हो गई थी और मैंने सारा सामान पैक करवा दिया। पिताजी गुस्सा कर रहे थे कि इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा पिताजी, अब मैं काम करती हूँ और फिर मैं तो आपका बेटा हूँ, तो आप फिर कभी ऐसे नहीं कहना। मेरे ससुराल से भी भावना और माँ की साड़ियाँ और पिताजी और मयंक के कपड़े, बच्चों के लिए कैश और साथ में कुछ मिठाई और फल भी थे। सुबह 9 बजे की गाड़ी थी तो पिताजी ने 7:30 बजे तक निकलने को कह दिया था। सुबह नंदा और मैंने जल्दी उठकर रास्ते के लिए खाना बनाकर पैक कर दिया। तब तक सब तैयार थे और चाय पीकर तैयार हो जाने के लिए मयंक टैक्सी ले आया था। सुबह नंदा और मैंने जल्दी उठकर रास्ते के लिए खाना बनाकर पैक कर दिया। तब तक सब तैयार थे और चाय पीकर तैयार हो गए जाने के लिए। मयंक टैक्सी ले आया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी विदाई हो रही है। आंखें भर आई थी मेरी। मैंने माँ को मयंक की शादी जल्दी कराने को कहा, तभी तो आने को मिलेगा। माँ मुस्कुरा दी, बोली कि उससे पहले मिलने आना तुम दामाद जी के साथ। हाँ माँ, हम ज़रूर आएंगे। और जाते जाते माँ की फिर वही हिदायतें चालू हो गई। मैं और पिताजी एक दूसरे को देखकर हंस दिए। जाते जाते पिताजी ने नंदा को शगुन का लिफाफा दिया और उसको धन्यवाद दिया कि वो मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ रही। वो लिफाफा नहीं ले रही थी। मैंने उसे लेने का इशारा किया तो उसने रख लिया। मुझे कुछ याद आया तो मैंने 2 मिनट टैक्सी को रुकने के लिए कहा और भागकर अलमारी से एक पैकेट ले आई। मयंक, ये रख लो, तुम ड्यूटी ज्वाइन करने जाओगे तो काम आएंगे। तुम क्या दे रही हो आध्या? मयंक को मुझे दिखाओ। मयंक खोलकर पिताजी को दिखाने लगा पर मैंने उसे इशारा कर दिया तो वो बोला, जो भी हो पिताजी, दीदी ने मुझे दिया है और मैंने रख लिया है। टैक्सी आंखों से ओझल हो रही थी। हमारी वर्कशॉप और घर की चहल पहल बंद हो गई थी तो अजीब सा लग रहा था। मैं अपने काम में लग गई और नंदा ऊपर सब समेटने चली गई। सबके जाने से मन उदास तो था पर मन में खुशी भी थी कि लोकेश जी मेरी ज़िंदगी में जो आ गए हैं। मन में एक अजीब सा सुकून था और उत्साह भी। वर्षा और मनीष को सब बताकर ऊपर आई तो नंदा लेटी हुई थी। मुझे देखकर उठ गई। क्या हुआ नंदा, इतनी उदास क्यों हो?
बच्चे चले गए इसलिए मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। हाँ दीदी, एक बात और है जो सोचकर उदास हूँ। वो क्या है? दीदी, अब आप तो ससुराल चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? फिर भाई के घर जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर उदास हूँ। क्यों जाना पड़ेगा भाई के घर? ये घर थोड़े ही साथ लेकर जा रही हूँ। मैं अपना काम बंद कर रही हूँ। तुम यहीं रहना और काम की देखभाल करना। दीदी, आपको रोज आने देंगे। बहुत दूर है ना लोकेश साहब जी का घर। हाँ नंदा, पूरा दिन शायद न रुक पाऊँ। कुछ दिन पर रोज आया करूँगी। मैं सब बताकर जाया करूँगी। तुम हो ना, देखती रहना। मेरी सास ने कहा है कि अपना काम करती रहना। फिलहाल जितने ऑर्डर हैं वो तो पूरे करने ही हैं, फिर आगे का प्लान करेंगे। पर ये बात तो मनीष या किसी कारीगर को न कहना, कहीं वो सोचे कि काम बंद होने वाला है और कोई काम छोड़कर चला जाए। अपने तक रखना नंदा। ठीक है दीदी, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।